नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑन जेनरेटिव एआई। आज हम जेनरेटिव एआई के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझने वाले हैं और इस कंसेप्ट का नाम है रैग। क्वाइट पॉसिबल हो सकता है आप लोगों ने इस बारे में सुना होगा। रैग का मतलब होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, कोई बात नहीं। आज के वीडियो के बाद आपको यह कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि आप इसे किसी को भी सिखा पाएंगे। हम इसे 3 तरीकों से समझेंगे। पहले थ्योरी के ज़रिए, उसके बाद रियल लाइफ एनालॉजी और आखिरी में हम लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल लैब्स भी देखेंगे। तो अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़कर बोर हो चुके हैं तो चिंता मत कीजिए, प्रैक्टिकल पार्ट भी आ रहा है। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अगर सपोज मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो एआई यह शायद आसानी से जवाब दे सकता है, क्योंकि यह एक वेल नोन इंफॉर्मेशन है जो कि पब्लिकली भी अवेलेबल है और फैक्ट है। अब लेकिन अगर मैं सवाल को अपने बदलता हूँ, मैं उसे पूछता हूँ से सपोज फॉर एग्जांपल एक एबीसी कंपनी है, उसका लीव पॉलिसी क्या है। अब प्रॉब्लम क्या है, एआई को इस एबीसी कंपनी के इंटरनल पॉलिसीज़ के बारे में नहीं पता है, क्योंकि ये एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन है जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। इसी कारण से एआई इस इंफॉर्मेशन पे, इस डेटा पे ट्रेन नहीं हुआ है, तो उसे ये बात पता नहीं। आज हम इस पूरी जर्नी को प्रैक्टिकली समझेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको एक मिनी प्रोजेक्ट भी दूंगा जिसे आप खुद बना सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड रैग? हमें रैग की ज़रूरत क्यों है? आपने चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड जैसे काफ़ी सारे अलग अलग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में सुना होगा। एक सिंपल डेफिनेशन की अगर बात करो लार्ज लैंग्वेज मॉडल की, जिसे लाखों बुक्स, वेबसाइट्स, आर्टिकल्स और काफ़ी सारे कोड पढ़ाकर ट्रेन किया गया है ताकि वो आसानी से आपकी भाषा समझ सके और नया टेक्स्ट जनरेट कर सके। सोचो इसको, एक ऐसा विद्यार्थी जिसने दुनिया भर की हर किताब को पढ़ा हो, लेकिन उसका सिलेबस एक फिक्स्ड नहीं होता, एक फिक्स्ड डेट तक नहीं होता, एक लिमिटेड सिलेबस नहीं होता है। ट्रेनिंग के दौरान मॉडल्स लैंग्वेज के पैटर्न्स और रिलेशंस को सीखता है, ग्रामर्स हो, फैक्ट्स हो, रीजनिंग स्टाइल्स हो, सब कुछ। फिर हम उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं और वह क्वेश्चंस का हमारे जवाब जनरेट करता है। लेकिन यह इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए मैंने आज एक कंपनी बनाई, नाम है सपोज एबीसी टेक्नोलॉजीज, और एक डॉक्यूमेंट बनाया फॉर एग्जांपल एबीसी एम्प्लॉयज़ हैंडबुक के नाम से, जिसमें लिखा है एम्प्लॉयज़ कैन वर्क फ्रॉम होम फॉर 2 days per week विथ मैनेजर्स अप्रूवल। अब अगर मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ हाउ मेनी डेज एन एम्प्लॉय कैन वर्क फ्रॉम होम इन एबीसी टेक्नोलॉजीज, क्या वह ऑटोमेटिकली जानता होगा? बिल्कुल ज़रूरी नहीं, क्योंकि यह इंफॉर्मेशन पर उसे ट्रेन नहीं किया गया है। यह एक कंपनी का खुद का इंफॉर्मेशन है, उनका खुद का कुछ डेटा है जो कि बेसिकली एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। अब दूसरी एक और इशू के बारे में बात करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 कह सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर कोई इंफॉर्मेशन आज एक है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो इंफॉर्मेशन चेंज हो गई। आज कंपनी की कुछ पॉलिसी है, 6 महीने बाद वो सपोज बदल जाती है। आज किसी प्रोडक्ट का कीमत सपोज अगर 50,000 है, अगले 6 महीने बाद में उसका कीमत 60,000 हो जाए, 65,000 हो जाए, हो सकता है अगले महीने कुछ चेंज हो जाए। किसी सॉफ्टवेयर का आज सपोज एक वर्जन 5.0 है, कल सपोज उसका वर्जन 5.1 आ जाए या उसका पूरा अपडेट हो जाए, फॉर एग्जांपल वर्जन 6 आ सकता है। सिर्फ मॉडल की फिक्स ट्रेनिंग
नॉलेज पर डिपेंड रहना हर समय सही नहीं है। इसमें एक और दिक्कत आ सकती है जिसे हम लोग कह सकते हैं प्रॉब्लम नंबर 3, जिसे और सबसे रिस्की वाली, दैट इज कॉल्ड एज हेल्यूसिनेशन। आज एआई एक ऐसा जवाब दे जो सुनने में बिल्कुल कॉन्फिडेंट और कन्विंसिंग लगे, लेकिन एक्चुअली गलत या काल्पनिक हो या बनावटी हो सकता है। सोचो, एक स्टूडेंट एग्ज़ाम में आंसर्स नहीं जानता, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस से सब कुछ लिख रहा है कि टीचर्स को लगे कि वो सही है, जबकि वो सिर्फ गेस कर रहा था। मैं पूछता हूँ, एबीसी टेक्नोलॉजीज की लीव पॉलिसी क्या है? अगर मॉडल के पास एक्चुअल पॉलिसी नहीं है तो वह एक एप्लॉजिंग साउंड कर सकता है, लेकिन गलत आंसर भी बना सकता है, और यह रिस्की हो सकता है, स्पेशली बिजनेस या लीगल डिसीजंस में। रैक का एक आइडिया है एआई को रिलेवेंट एक्सटर्नल नॉलेज उपलब्ध कराना, ताकि वह गेस ना करे बल्कि एक्चुअल डॉक्यूमेंट से जवाब दे। तो अब फ्लो बदल जाता है। पहले था क्वेश्चन, एलएलएम एंड आंसर। अब है क्वेश्चन, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, एलएलएम, आंसर। यही रैक का बेसिक कंसेप्ट है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण रैक को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इमेजिन कीजिए कि आप एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं। टीचर आपसे पूछते हैं एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस। अगर आपको आंसर याद है तो आप अपनी मेमोरी में जो आंसर है आप उसके ज़रिए आप लिखेंगे। यह वैसा ही है जैसे एक नॉर्मल एलएलएम उसके लर्न्ड मतलब उसके ट्रेंड मॉडल के आधार पर आपको जो भी जवाब देता है। लेकिन अब इमेजिन कीजिए कि टीचर कहते हैं आपसे यह एक ओपन बुक एग्जाम है। अब क्या आप क्या करेंगे? आप बुक खोलेंगे, रिलेवेंट चैप्टर ढूंढेंगे, उसमें से उसका सही जवाब जो है वो ढूंढेंगे, रिलेवेंट पैराग्राफ पढ़ेंगे, और फिर उसी के आधार पर आप अपने वर्ड्स में आंसर लिखेंगे। करेक्ट? यही रैक का बेसिक आइडिया है। इसमें हर वर्ड का एक मतलब है। अगर एक सिंपल डेफिनेशन की बात करो, रिट्राइवल मतलब हो गया खोजना। बुक यानी नॉलेज बेस में रिलेवेंट पैराग्राफ को ढूंढना। ये वही काम है जो आप तब कर रहे थे जब आप किसी मोटी सी किताब में एक इंडेक्स देखकर सही पेज पर जाकर आप उसमें जवाब ढूंढ रहे थे। जो रिलेवेंट पैराग्राफ आपको एग्जाम में मिला, यानी वह एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन का जवाब देने में आपकी मदद करता है। वहीं अगर हम लोग जनरेशन की बात करें, जनरेशन मतलब बनाना, मीन्स टू क्रिएट। उस मिले हुए पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन को आपने अपने शब्दों में अच्छे से एक स्ट्रक्चर्ड आंसर की तरह लिखा। तो याद रखिए, रिट्राइव फर्स्ट, जनरेट सेकंड, और इसी वजह से इसका नाम पड़ा रिट्राइवल आर्ग्यूमेंटेड जनरेशन। आर्ग्यूमेंटेड का मतलब है बढ़ाना या सहारा देना, यानी हम जनरेशन को रिट्राइवल के सहारे और मजबूत बना देते हैं। अब सवाल है, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि 500 पेज की डॉक्यूमेंट में कौन सा पैराग्राफ रिलेवेंट है? इंसान तो इंडेक्स या टेबल ऑफ कंटेंट दिख सकता है, लेकिन कंप्यूटर कैसे समझेगा कि कौन सा हिस्सा सही है? यहीं से हमारी टेक्निकल जर्नी की शुरुआत होती है। तो आइए जानते हैं पूरी तरह से रैक कैसे काम करता है। लेट्स हैव अ लुक एट द फुल पाइपलाइन ऑफ रैक। अब हम रैक के आर्किटेक्चर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक बेसिक रैक पाइपलाइन कुछ इस तरह दिखाई देती है। डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन,
chunking, embedding, vector database, retrieval, relevant context, LLM and then answer. अब इन सभी 8 स्टेप को एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। आइए, सबसे पहला होता है डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हमारे पास कोई नॉलेज सोर्स होना चाहिए। यह हो सकता है एक PDF हो सकता है, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट हो सकता, कोई टेक्स्ट फाइल, वेबसाइट, कोई प्रोडक्ट कैटलॉग हो सकता है, कंपनी की पॉलिसीज़ हो सकती है, रिसर्च पेपर्स, मे बी स्टूडेंट्स के नोट्स, ये भी हो सकते हैं। बस कोई भी ऐसा डेटा जो हम AI को पढ़ाना चाहते हैं, दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इज टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन। अगर हमारे पास PDF है तो सिस्टम उस PDF के अंदर के एक्चुअल टेक्स्ट को निकालेगा, क्योंकि PDF सिर्फ एक इमेज जैसा भी हो सकती है और उसमें से रीडेबल टेक्स्ट निकालना सबसे पहला काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, PDF में लिखा है एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू 18 days एनुअल लीव। अब सिस्टम इस टेक्स्ट को डिजिटल सर्चेबल फॉर्मेट में प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट स्टेप होता है चंकिंग। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। सपोज हमारी PDF जो है वो 300 पेजेस की है। क्या हम पूरे 300 पेज का PDF एक साथ सर्च करेंगे, या पूरी PDF को हम लोग छोटे छोटे से क्वेश्चंस के साथ LLM को भेजेंगे? नहीं या हाँ? प्रैक्टिकल है ना? इसलिए हम डॉक्यूमेंट को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं। इन पीसेस को कहते हैं चंक्स। एक सिंपल लिस्ट में अगर बोला जाए, एक बड़ी डॉक्यूमेंट को छोटे मैनेजेबल पीसेस में, कुछ पैराग्राफ्स या सेंटेंस में तोड़ना, ताकि सिस्टम हर पीस को अलग से सर्च करे और समझ सके। सोचो, एक 500 पेज की किताब को चैप्टर्स और फिर छोटे छोटे पैराग्राफ में बांटना, ताकि इंडेक्स बनाना आसान हो जाए। एक उदाहरण के तौर पे, एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू 18 days एनुअल लीव। ये हो गया एक चंक। दूसरा चंक हो सकता है लीव रिक्वेस्ट मस्ट बी सबमिटेड थ्रू द HR पोर्टल। और मे बी से तीसरा चंक ये हो सकता है एम्प्लॉयज वर्किंग रिमोटली मस्ट फॉलो सिक्योरिटी गाइडलाइंस। अब हमारा डॉक्यूमेंट छोटे सर्चेबल पीसेस में बदल गया। तो यही होता है चंकिंग। नेक्स्ट इज एम्बेडिंग। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। हमें कंप्यूटर को समझाना है कि इस चंक का मीनिंग हमारे क्वेश्चन से सिमिलर है। इसके लिए हम टेक्स्ट को न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करते हैं। इसे कहते हैं एम्बेडिंग। जस्ट एक सिंपल डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें, किसी भी टेक्स्ट को, चाहे वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ को, नंबर्स की एक तरह की लिस्ट, जो कि वेक्टर भी कह सकते हैं, इसमें बदलना, जो उस टेक्स्ट का मीनिंग को रिप्रेजेंट करती है। सोचो, हर सेंटेंस को एक GPS कोऑर्डिनेट मिला है। हर सेंटेंस को एक GPS कोऑर्डिनेट मिल रहा है। एक मीनिंग मैप पर जिस सेंटेंस का मतलब सिमिलर होता है, उनके कोऑर्डिनेट्स भी एक दूसरे के पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी एनुअल लीव डेज आर अवेलेबल, और एम्प्लॉय रिसीव्स 18 days एनुअल लीव्स। इन दोनों सेंटेंसेस की अगर हम लोग बात करें तो दोनों सेंटेंसेस का एग्जैक्ट वर्ड्स की अगर बात करें तो अलग है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। एम्बेडिंग सिर्फ सिमेंटिक सिमिलैरिटी को कैप्चर करता है, इसलिए सिस्टम इन दोनों को क्लोज मानेगा। भले ही वर्ड्स मैच नहीं करे, लेकिन उनका मतलब मैच करता है। नेक्स्ट इज
वेक्टर डेटा। इन एम्बेडिंग्स को कहीं स्टोर करना ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत सर्च किया जा सके, इसलिए हम एक वेक्टर डेटाबेस या वेक्टर स्टोर का यूज़ करते हैं। सिंपल इसमें अगर उसका डिफाइन किया जाए तो एक स्पेशल टाइप का डेटाबेस जो टेक्स्ट को, नंबर्स को वेक्टर्स या एम्बेडिंग्स के रूप में स्टोर करता है और बहुत फास्ट तरीके से मिलते जुलते हुए वेक्टर्स को ढूंढ सकता है। नॉर्मल डेटाबेस में हम एग्जैक्ट अगर वर्ड्स सर्च करें तो जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोल F हम लोग करते हैं, लेकिन वेक्टर डेटाबेस मीनिंग के आधार पर सर्च करता है। अगला होता है यूजर क्वेश्चंस। अब यूजर क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी एनुअल लीव्स डू एम्प्लॉय गेट। इस क्वेश्चन को भी उसी तरह एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया जाता है जैसे हमने चंक्स को किया था। अब सिस्टम कंपेयर करता है क्वेश्चन से एम्बेडिंग बनाम सभी डॉक्यूमेंट के चंक एम्बेडिंग, और जो भी चंक मीनिंग में सबसे ज़्यादा मिलते जुलते हैं उन्हें रिट्राइव करता है। अगला स्टेप है स्टेप 7, दैट इज रिट्रीवल। वो कंपोनेंट्स जो ऊपर से क्वेश्चन का एम्बेडिंग लेकर वेक्टर डेटाबेस में सबसे ज़्यादा मिलते जुलते चंक्स ढूंढकर निकाल के देता है। एक्चुअली टॉप 3 या टॉप 5 सबसे रिलेवेंट चंक्स। सपोज 3 रिलेवेंट चंक्स मिले, इन चंक्स को अब हम LLM को कंटेक्स्ट के रूप में देंगे। नेक्स्ट इज जनरेशन। अब LLM को 3 चीज़ें मिलती है, क्वेश्चन, रिलेवेंट कंटेंट और इंस्ट्रक्शंस मतलब प्रॉम्प्ट, और LLM इन सब के आधार पर फाइनल आंसर्स जनरेट करता है। इसलिए पूरा फ्लो एक बार फिर से क्वेश्चन, सर्च, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, कंटेक्स्ट, LLM एंड आंसर, यही रैग है। दिस इज रैग। आइए थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं चंकिंग और सिमेंटिक सर्च के बारे में। अब 2 कंसेप्ट्स पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, चंकिंग और सिमेंटिक सर्च। सपोज मेरे पास 100 पेज का एक डॉक्यूमेंट है। अगर चंक बहुत बड़ा है तो साथ में बहुत सारी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी आ सकती है, जिससे LLM कंफ्यूज हो सकता है। अगर चंक बहुत छोटा है तो इम्पोर्टेंट कंटेंट अलग अलग पीसेस में टूट सकता है, मतलब इनकम्प्लीट भी रह सकता है। एक प्रैक्टिकल रूल ऑफ थंब, शुरुआत में लगभग 200 से 500 वर्ड्स या कैरेक्टर्स के चंक से शुरुआत करें और थोड़ा सा ओवरलैपिंग जैसे 10 से 20%, जिसे ताकि कंटेक्स्ट टूटे नहीं। रियल प्रोजेक्ट्स में इसे एक्सपेरिमेंट करके ट्यून किया जाता है। आइए अब दूसरा कंसेप्ट समझते हैं, दैट इज सिमेंटिक सर्च। ऐसी सर्च जो एग्जैक्ट वर्ड्स मैच करने की बजाय मीनिंग के आधार पर उससे रिलेवेंट कंटेंट ढूंढती है। नॉर्मल जो कीवर्ड सर्च होता है वो सिर्फ स्पेलिंग के आधार पर मैच करता है, लेकिन सिमेंटिक सर्च ये वर्ड्स के मतलब के आधार पर अलग अलग शब्द, लेकिन उनका अगर मतलब सेम है तो उसके आधार पे वो काम करता है। मान लीजिए डॉक्यूमेंट में लिखा है एम्प्लॉयज में वर्क रिमोटली अप टू 2 days per week, और यूजर पूछता है हाउ मेनी डेज कैन आई वर्क फ्रॉम होम। यूजर ने वर्क फ्रॉम होम कहा, डॉक्यूमेंट में लिखा है वर्क रिमोटली। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो वर्ड सेम नहीं है, लेकिन मीनिंग उनका सिमिलर जाएगा। सिमेंटिक सर्च इसी रिलेशनशिप को पहचानने की कोशिश करता है। यही एम्बेडिंग की असली पावर होती है। इसलिए याद रखिए, रैग सिर्फ सिंपल कंट्रोल F नहीं है, यही सिमेंटिक सिमिलैरिटी का फ़ायदा उठाता है, जिससे
यह इंसानी भाषा की नेचुरल वेरिएशंस को भी समझ पाता है। अब थ्योरी काफ़ी हो गई, अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो आइए हम लोग इसका लैब देखते हैं। आप लोगों ने सुना होगा गूगल कोलैब के बारे में। मैं पूरा लैब आपको गूगल कोलैब के ऊपर दिखा दूंगा। अब जैसे कि इसमें जो भी स्क्रिप्ट्स वगैरह यूज़ होना है वो ज़्यादातर सारा पूरा पाइथन का रहता है। तो गूगल कोलैब में ये होगा कि आपको कुछ इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली गूगल कोलैब ओपन कीजिए। अगर आप उसको पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो गूगल कोलैब को सर्च करिए, ओपन कीजिए। आप आपके नॉर्मल जीमेल के लॉगिन यूज़ कर सकते हो, उसमें जीमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं और आप जो भी प्रोग्राम रहेंगे आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। हमारा गोल बहुत सिंपल है, एक पीडीएफ अपलोड करेंगे और उसके अंदर में जो लिखा है उसके बेस पे हम लोग उससे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आज के डेमो के लिए मैं एक सिंपल पीडीएफ यूज़ करूँगा जिसमें थोड़ी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। आइए सबसे पहले हम लोग एक एक करके चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं सब कुछ कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें इस पूरे लैब के लिए जितनी लाइब्रेरीज की ज़रूरत होती है हम लोग उनको सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। एक रैग एप्लीकेशन के लिए हमें ब्रॉडली इन सभी कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे पीडीएफ लोडर हो गया, टेक्स्ट स्प्लिटर है, एम्बेडिंग मॉडल है, वेक्टर स्टोर हो गया, रिट्रीवर है, एलएलएम्स है, ऐसे सभी चीज़ें। हम लैंगचैन इकोसिस्टम और FAISS जैसे टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए, पैकेज नेम और APIs समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए एक्चुअल लैब करते समय आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है आप उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पैकेज के वर्जन्स वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन पर जो अभी आपको जो कमांड्स वगैरह जो दिखाऊंगा मैं आपको, तो वो अभी के हिसाब से उनके वर्जन्स के अकॉर्डिंगली वो सारी चल रही, तो वो अभी के हिसाब से वर्जन के अकॉर्डिंगली है। ये हम लोगों का गूगल कोलैब है। इसमें ये देखिए, ये आपको स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है। जिस तरह से मैंने आपको इसके डिटेल समझाए थे कि रैग किस टाइप से काम करता है, उसके स्टेप वाइज सारे डिटेल्स, तो सिमिलर उसी पैटर्न में उसी स्टाइल में मैंने ये स्क्रिप्ट को डिवाइड कर दिया है, जिससे कि आप इंडिविजुअली एक एक स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है इसमें। सबसे पहले हम लोग इसमें जितने भी लाइब्रेरीज का रिक्वायरमेंट होता है हम लोग उनको इंस्टॉल करते हैं। तो इसमें एग्जीक्यूट करना है जो भी हमारे स्क्रिप्ट है, जो कमांड है उसको रन करना है। तो आप माउस कर्सर वहाँ पे लेके आइए, तो आपको एक छोटा सा प्ले टाइप का आइकॉन दिखेगा, आप लोग उस पर क्लिक कीजिए तो वो रन होगा। इसमें बाय चांस अगर कुछ एरर्स आते हैं तो आप लोग इसमें जेमिनाई का भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ये जो छोटा आइकॉन दिखाई दे रहा है टॉगल जेमिनाई, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जेमिनाई का डिटेल्स ओपन होगा, तो आप लोग इसकी भी मदद ले सकते हैं अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो। देखिए अब इसने इंस्टॉलेशन चालू कर दिया है, जैसा आप देख सकते हैं लाइब्रेरीज फिलहाल इंस्टॉल हो रही है। एक बार इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पे उस टाइप से आपको टिक आएगा कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। आप इसे देखिए, यहाँ पे आगे ग्रीन टिक, दिस शोज दैट इट हैज़ बीन कंप्लीटेड। आपका पहला वाला स्टेप एग्जीक्यूट हो गया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हम लोग लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। इसमें हम लोग ग्रॉक का यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग API की जनरेट करते हैं और उस API की को हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे। API की इज़ वेरी नेसेसरी इन दिस करंट सिनेरियो सो दैट वी कैन एग्जीक्यूट थिंग्स प्रॉपरली इन दिस। तो इस स्टेप में यहाँ पर अभी हमारे लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये स्टेप भी एग्जीक्यूट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग ग्रॉक API जो है उसको सेटअप करने का है। जब इसे आप रन करेंगे तो यहाँ पे आपको API की मांगेगा। जो API की आपका जनरेट हुआ है आप उसे यहाँ कॉपी पेस्ट कीजिए और एक बार एंटर हिट कीजिए।
सो ये वाला स्टेप भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। API की काफ़ी सेंसिटिव होती है, जिसको हम लोग हार्ड कोड नहीं करते, इसलिए आपको वहाँ पे दिखेगा नहीं, विजिबल नहीं होगा। जो API की रहेगा वो स्टेप्स आपको दिखाई देगा। ये स्टेप भी एग्जीक्यूट हो गया, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। लेट्स मूव अहेड विथ नेक्स्ट। देखिए, इस टाइप से इंडिविजुअल आप सारी की सारी स्टेप्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। कुछ कुछ स्टेप्स थोड़ा सा समय लेगा, बट मैक्सिमम स्टेप्स जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे कुछ सैम्पल टेक्स्ट उसमें इंसर्ट कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, वो उसको दे रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली 4 लाइंस में हमारा कुछ टेक्स्ट है। मैंने उसको प्रिंट भी किया है, डॉक्यूमेंट्स रैक फॉर, और उसका डिटेल्स भी यहाँ पे आपको जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये सब है। फिर इसके बाद हम लोग इसकी एम्बेडिंग्स जनरेट करेंगे। एम्बेडिंग्स जनरेट हुआ, फिर उसके बाद में अगर हमको कुछ उसको क्वेश्चन फ्लोट करवाना है तो हम लोग वो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज अबाउट सर्चिंग फॉर सिमिलर चंक्स। जैसे आप देख सकते हैं, इसने यहाँ पे कुछ एरर दिया है मुझे, तो मैं क्लिक करूँगा एक्सप्लेन एरर पे, तो यहाँ पर हम लोग जेमिनी का भी हमको एक्सेस मिल जाएगा एरर को एक्सप्लेन करने के लिए, और वो हमको सॉल्यूशन भी देता है। एक्सेप्ट एंड रन। तो देखिए, ये स्टेप भी एग्जीक्यूट हो गया। नेक्स्ट इज क्रिएट कंटेक्स्ट। उसने कंटेक्स्ट क्रिएट किया। यहाँ पे इस तरह से हम लोग सारी की सारी स्टेप्स को एग्जीक्यूट करेंगे। 13 स्टेप में हम लोगों को एक PDF फाइल अपलोड करने का ऑप्शन है यहाँ पे। जैसा हम लोगों ने बात किया था कि अगर सपोज हमें कोई अपना उसमें PDF फाइल अपलोड करवाना है तो हम लोग को कैसे करवाएंगे, जिसमें वो सर्च करके हमको उसका जवाब दे पाएगा। चूज़ फाइल, एंड यहाँ पे मैं एक फ़ाइल अपलोड करता हूँ। तो मैं जो भी अब उससे आगे क्वेरी करूँगा, उसमें अगर मुझे PDF के थ्रू उससे जवाब लेना है तो मैं उसके अकॉर्डिंगली वो देखने मिलेगा। जो अभी PDF अपलोड हुआ है उसमें टोटल चंक्स जो है वो 17 चंक्स है, उसने यहाँ पे दिखाया है हम लोगों को। तो ये जो 15 स्टेप है यहाँ पे, क्वेरी PDF विथ रैग, यहाँ पे जो भी मेरा क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक क्वेरी डाली है कि व्हाट इज़ देयर इन दिस डॉक्यूमेंट, मुझे जानना है उस डॉक्यूमेंट में क्या है। तो यहाँ पे उसने मुझे समराइज करके बताया उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है। से सपोज आप अगर उससे कोई आपका दूसरा कस्टमाइज क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आप लोग उसको पूछ सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली आप लिखेंगे और उसका आपको जो भी आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा। से सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं उसे कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखता हूँ कि जो उस डॉक्यूमेंट के अंदर है नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैंने ये क्वेरी यहाँ पे दिया है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको रन करके देखते हैं क्या है। सो अब ये क्या बोल रहा है, PDF में से जवाब दिया उसने कि आई एम सॉरी बट द प्रोवाइडेड कंटेक्स्ट डज नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो PDF हम लोगों ने अपलोड किया है उसमें इसका जवाब नहीं है, इससे रिलेवेंट इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो इस तरह से आप अपना कोई भी कस्टमाइज अगर PDF है या डॉक्यूमेंट है उसको भी अपलोड करा के उससे जवाब इससे ले सकते हैं। सो ये था हमारा लैब। जैसे आप लोगों ने देखा, अभी प्रैक्टिकली भी मैंने आपको उसे परफॉर्म करके दिखाया है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लेट मी नो योर व्यूज़ एंड कमेंट। आपकी जो भी राय है मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएं। और अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहेंगे, आप वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू। ये था हमारा रैग का प्रैक्टिकल लैब जो आप लोगों ने देखा अभी कोलैब का यूज़ करके। आप लोग इसको परफॉर्म करके देखिए। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मुझे कमेंट करके बताइए अगला टॉपिक आप कौन सा वीडियो देखना चाहोगे। सो सी यू गाइज in next video with some interesting topic. Thank you.